बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट द हाइपर थायरॉयडिज्म, जिसमें सबसे पहले हमारी डिजीज़ आती है वो है ग्रेव्स डिजीज़। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है। इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आपको मैंने अभी भी नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म भी बताया आपको। थायरॉयडिज्म वाज द हाशिमोटो थायराइडाइटिस, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ग्रेव्स डिजीज। हाइपरथायरॉयडिज्म में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। इसमें क्या होगा, TSH का लेवल क्या होता है, अभी इसमें प्राइमरी होगा और एक सेकेंडरी होता है ना। एक में डायरेक्ट जो होता है, प्राइमरी में हमारे पास ग्लैंड में प्रॉब्लम होगी, सेकेंडरी में ब्रेन लेवल पे प्रॉब्लम होगी। और लड़ाई अगर किसी और के घर में हो और आपके घर में फसाद आ रहा हो तो वो क्या है, सेकेंडरी है, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे लेक्चर्स में भी बताया है। अभी हाइपोथायरॉयडिज्म है, दो तरह का होता है, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, ठीक है। अगर तो ये प्राइमरी है थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है, तो फीडबैक की वजह से क्या होगा, थायराइड ग्लैंड कम बन रहा है तो फीडबैक की वजह से TSH क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंडरी की, मसला किसी और के घर में था, वो आपके घर में रहा है। इसमें मसला अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या बनाना था, TSH, ठीक है। अभी ये ख़राब है तो फीडबैक क्या है, फीडबैक नहीं आएगा, तो TSH इसमें क्या होगा, कम होगा, ठीक है। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड TSH ही नहीं बना रही, फीडबैक ही नहीं हो रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होगा, तो TSH नहीं बनेगा, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में। तो ये दोनों फ़र्क आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अभी अभी कोई मुझे ये बताए, जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म ये क्या करवाता है, ये हमारे पास किस हाइपोग्लाइसीमिया क्यों करवाता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, फिर हम अगेन ग्रेव डिजीज पर चलेंगे, ठीक है। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया क्यों करवाता है, तो वैसे जो T3 है वो हमारे पास क्या करवाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। ये इन दोनों को ज्यादा करता है, T3। अभी अगर आपका T3 कम है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कम होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कम होगा। T3 कम होगा तो क्या हो जाएगा, आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ना ही आप में ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, ना ही आप में ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी, ठीक है। तो ये T3 क्या है, ये क्या करवाएगा, ये इंसुलिन को रेजिस्टेंट कर देता है, ठीक है। अभी T3 कम है तो अभी ये उल्टा हो जाएगा, ये इंसुलिन सेंसिटिव हो जाएगा। वैसे T3 क्या करवाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाता है, बट अगर T3 कम हो जाएगा
तो ये इंसुलिन सेंसिटिव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है। और ग्लूकोज नहीं बनेगा, और ऑलरेडी जो मसले, ना ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है, तो इस वजह से आपका T3 क्या करता है, कम अगर होगा तो ये हाइपोग्लाइसीमिया करेगा। अभी हम बात करेंगे ग्रेव्स डिजीज पे। ठीक है। एक तो मैंने बताया ये मोस्ट कॉमन कॉज है। अभी सबसे ऊपर क्या है हमारी बॉडी में, क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिक्यूलर सेल के पास जाएगा, क्या बनेगा, T3 एंड T4। अब अभी अगर आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज बने, वो TSH की जगह, ठीक है, उसकी जगह पे क्या करे, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन अगर बने, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन बने, और उसने क्या किया, एक मिनट, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन बना, उसने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जगह फॉलिक्यूलर सेल को स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर दिया। मींस करना किसको चाहिए था, करना हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को करना चाहिए था, लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन ने फॉलिक्यूलर सेल को स्टिमुलेट किया, तो T3 और T4 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाइपर थायरॉयडिज्म। इसमें क्या होगा, सबसे पहले बॉडी में क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज, IgG इन नेचर, IgG इन नेचर। आपको पता होना चाहिए एंटीबॉडीज कितने टाइप की होती है। गेम्ड के नाम से मैंने आपको ये एंटीबॉडीज, एक है IgG, IgA, ठीक है, इस तरह से हम इसको करते हैं। हमारे पास सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सी है, एक तो हमारे पास इसमें है, ये हम अभी सिर्फ आपको इनके नाम पता होना चाहिए, मैं इनकी डिटेल्स आपको इम्यूनोलॉजी में बताऊंगी। अभी इसमें इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक का बताऊं। ठीक है। मैं लगातार पता नहीं कितने टाइम से रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तो खैर इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। एक इसमें, एक मिनट गाइस, ये आपने ये याद रखना है कि IgG जो है बहुत ज़्यादा होगी इसमें। IgG ये क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, ये TSH के रिसेप्टर्स हैं, TSH के रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर लेंगी, तो आपको हो जाएगी हाइपरथायरॉयडिज्म, और साथ में क्या होगा, डिफ्यूज्ड ग्वाइटर, ग्वाइटर। ठीक है। ये जो एंटीबॉडीज है ये क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं रिसेप्टर्स को, ठीक है, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं, तो आपका हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ये क्या करते हैं, इसके अलावा यही जो हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग, क्या कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये दूसरा क्या काम करते हैं, एक तो इन्होंने ये किया, एक ये क्या करते हैं, इसने स्टिमुलेट किया डर्मल फिब्रोब्लास्ट को, स्टिमुलेट डर्मल
फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट को, ठीक है। जब इसने ड्रमर फिब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट किया, प्री टिबियल एडिमा, ठीक है, प्री टिबियल एडिमा हो जाएगा। और ये जो एंटीबॉडीज है ये इनफिल्ट्रेट करेंगी रेट्रो ऑर्बिटल स्पेस, जो आईबॉल के पीछे वाली जगह है। ये आपकी आईबॉल है, ये इसके पीछे वाली जगह है, ठीक है। ये क्या करेंगे, यहाँ पे टी सेल को एक्टिवेट कर लेंगे, रेट्रो ऑर्बिटल स्पेस में जाएंगे, टी सेल को एक्टिवेट कर लेंगे, एक्टिवेट। ये क्या करेंगे, टी सेल को एक्टिवेट कर लेंगे, कौन, आईजीजी, ठीक है। ये क्या करेगा, इनफिल्ट्रेट, ये एंटीबॉडीज जाएंगे इनफिल्ट्रेट कर जाएंगे रेट्रो ऑर्बिटल स्पेस में, टी सेल को एक्टिवेट कर लेंगे, और टी सेल पे उसके जैसे क्या बनते हैं, साइटोकाइंस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, साइटोकाइंस इंक्रीज हो जाते हैं। मैं आप लोगों को इम्यूनोलॉजी का इंशाल्लाह पूरा सेशन दूंगी, पूरे लेक्चर्स उसके होंगे, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। आप इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे तो आपको सब कुछ और मज़े से समझ आएगा, ठीक है। अभी साइटोकाइंस है ज़्यादा हो गए, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट किया, ये क्या बनाएगा, एक प्रोटीन जिसको ग्लाइकोजा अमीनोग्लाइकेन्स, वो ज़्यादा हो जाएगा। इसको पानी बहुत पसंद है, हमने कहा था ये ऑस्मोटिक एजेंट है, ठीक है, ऑस्मोटिक एजेंट। तो ये पानी को अपनी तरफ खींचेगा, वाटर को। हमने हाइपोथायरॉयडिज्म में भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से मैंने डायग्राम के तौर पर आपको ये गेग्स वाला समझाया था कि नॉन पिटिंग एडिमा होता है जो। तो अभी अगेन वही गेग इसमें आएगा, जो कौन बनाएगा, साइटोकाइंस, फिब्रोब्लास्ट इसको स्टिमुलेट करेगा, ये प्रोटीन्स बनेंगी, ठीक है। ये वाटर को अट्रैक्ट करेंगे, तो आंखों के पीछे के जो मसल्स है, ये आईबॉल है ना, तो पीछे के मसल्स जो है वो क्या हो जाएगी, स्वेल करेंगे, ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी मसल्स की, स्वेलिंग ऑफ मसल्स होगी। और जो एडिपोसाइट काउंट जो है, ठीक है, एडिपोसाइट मसल स्वेलिंग होगी, एडिपोसाइट काउंट जो होगा इसमें क्या होगा, स्वेलिंग होगी। इसमें आंखें क्या होगी, बाहर की तरफ निकल आएंगी, इसको क्या कहते हैं, एक्सोफ्थैल्मस, ठीक है, यानी कि बाहर की तरफ आंखें आ जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसमें हमें स्टेरॉइड्स देने हैं, बहुत ही हाई उसके डोज के, हाई डोज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। अच्छा, अभी जब ग्रेव डिजीज होती है, एक आपको मिला है एक्सोफ्थैल्मस, और एक क्या होता है, पेरी टिबियल एडिमा। What? बहुत पीछे चला गया, ठीक है। पेरीटिबियल एडिमा आप में हुआ, और इसमें क्या हुआ, T3 और T4 इंक्रीज हुआ। इसके अलावा आपने इसमें ये देखा, ये क्यों ऐसे हो रहा है, अच्छा, इसमें क्या हुआ, एक तो हमने कहा कि एक्सोफ्थैल्मस हुआ,
क्या हुआ, एक्सोफ्थेल्मस आपने याद रखना है। इसके अलावा मैक्सिडीमा या पेरिट्यूबुलर एडिमा, मैक्सिडीमा, ठीक है। और इसमें इसको क्या कहते हैं, पेरिटिबियल एडिमा, ये इसमें देखने को मिला हमें। और इसके अलावा हमें T3 और T4 इंक्रीज मिला, T3 एंड T4 इंक्रीज फॉर्म में है। और इसके अलावा क्या है, इम्यून सिस्टम का क्या है, अभी आप में आपको अगर क्वेश्चन आता है कि ये जो एक्सोफ्थेल्मस है और ये जो मैक्सिडीमा है, ये किसकी वजह से हुआ, T3 और T4 की वजह से या इम्यून सिस्टम की वजह से, T3 T4 इंक्रीज होने की वजह से या इम्यून सिस्टम, व्हाट विल बी योर आंसर। अगर आपने मेरे कंसेप्ट को समझा होगा तो आपको आता है, क्योंकि मैंने कहा कि एक्सोफ्थेल्मस और पेरिटिबुलर एडिमा में T3 T4 का कोई काम नहीं था, सारा काम गेग का था। गेग साइटोकाइंस की वजह से आए, जो कि फिब्रोब्लास्ट ने उसको एक्टिवेट करवाया। गेग ने ऑस्मोटिक एजेंट था, वाटर को अट्रैक्ट करवाया। जब वाटर अट्रैक्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली एडिमा एंड एक्सोफ्थेल्मस हुआ। तो इसमें T3 एंड T4 का कोई फंक्शन नहीं है, इसमें सारा क्या है, इम्यून सिस्टम की वजह से एक्सोफ्थेल्मस और ये हुआ, क्या कहते हैं, ये सारा काम एंटीबॉडीज की वजह से है, ठीक है। इम्यून सिस्टम विल बी द आंसर। तो ग्रेव्स डिजीज में एडिमा एंड एक्सोफ्थेल्मस इज नॉट ड्यू टू द हाइपोथायरायडिज्म T3 T4, इट इज़ ड्यू टू द इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडीज की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अभी ग्रेव डिजीज क्या है, ऑटो इम्यून है, ऑटो इम्यून। अभी ग्रेव डिजीज के अलावा एक्सोफ्थेल्मस और मैक्सिडीमा कहाँ पे मिलेगा, ग्रेव डिजीज के अलावा हमें ये कहाँ पे मिलता है, ये आपने याद रखना है कि एक्सोफ्थेल्मस एंड मैक्सिडीमा सिर्फ और सिर्फ ग्रेव डिजीज में मिलेगा, बाकी किसी भी डिजीज में नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी आपकी बॉडी में अगर एंटीबॉडीज बने, वो रिसेप्टर को जाके क्या करे, सेंस वो करे, स्टिमुलेट करे, इसको एंटीबॉडीज है। अभी आप में आता है कि ये कौन सी हाइपरसेंसिटिविटी की वो है ना, तो ये हमने पढ़ा है, ये कौन से हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप विच वन, ये जो हमने पढ़ा था ये टाइप 2 है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें वर्स कब होगा, प्रेगनेंसी में और इन्फेक्शन में। और इसमें HLA-DR3 और B8 इसकी क्या है, जेनेटिक एसोसिएशन है, ठीक है। कौन सी है, HLA-DR3 और B8, ये एसोसिएशन आपको याद रखनी है। अभी इसकी हिस्टोलॉजी, अभी हर्शिमोटो थायराइडिस में मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको हर्टलर सेल्स देखने को मिलते हैं, जो कि इम्यून एग्रीगेशन होती है, विद जर्मिनल सेंटर्स होते हैं उसमें। और जो इसमें है, इसमें हिस्टोलॉजी में आपने क्या याद रखना है, हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉल, एक मिनट,
टॉल फॉलिक्यूलर सेल जो होते हैं, टॉल क्राउडेड एपिथेलियल सेल्स या फॉलिक्यूलर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स, ये आपको याद रखना है। स्केलप, और इसको क्या कहते हैं, स्केलॉप्ड कोलाइड, स्केलॉप्ड कोलाइड देखने को मिलेगा, स्केलॉप्ड कोलाइड, ठीक है। स्केलअप हम किसको करते हैं, इररेगुलर एजेस सीन अराउंड कोलॉइड, कोलॉइड हम कहते हैं जेल लाइक मटेरियल को, जेल लाइक फ्लूइड होगा, उसमें क्या होगा, इरेगुलर आसपास उसका क्या होगा, एजेस होंगे, उसको क्या कहते हैं, स्कॉल्प्ड कोलाइड्स के वो होंगे, फॉलिक्यूलर सेल होंगे, जेल लाइक मटेरियल अंदर, और एजेस उसके इरेगुलर्स होंगे। आपको ग्रेव डिजीज का समझ आ गया। अभी इसके बाद हम बुक से पढ़ते हैं। एक मिनट, अभी आपको बताती हूँ ये ग्रेव डिजीज में, ये देखिए एक्सोफ्थेल्मस आप देख सकते हैं किस तरह से, गेग्स वगैरह का मैंने बताया है, चेलेबिएट, ठीक है। अभी आपका एक मिनट, मल्टी नोड्यूलर क्या है, टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर, नोड्यूल क्या है, एब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, इसमें क्या होगा, फोकल पेचेस ऑफ द हाइपर फंक्शनिंग फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है, डिस्टेंडेड विद द कोलॉइड वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑफ टीएसएच। अभी अगर टीएसएच से फॉलिक्यूलर सेल आज़ाद हो जाए, ठीक है, ये इसमें क्या है, फॉलिक्यूलर सेल खुद ही T3 और T4 बनाना शुरू कर देता है, टीएसएच का इन्फ्लुएंस इस पे नहीं होता। देखिए T3 और T4 खुद, देखो मैंने कहा था एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू होगी इसमें, और इसमें जो क्या है, फॉलिक्यूलर सेल है वो खुद ही एक हाइपर फंक्शनिंग स्टेट में आ जाएगा, और इसमें क्या होगा, टीएसएच पे ये डिपेंड नहीं करेगा, ये खुद से ही अपने हार्मोन्स बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। इसमें ये हॉट नोड्यूल्स है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, कोल्ड एंड हॉट नोड्यूल्स, ये आगे अभी सिर्फ इसमें इतना पढ़ ले, ठीक है। अभी थायरॉइड स्टोम है, थायरॉइड स्टोम ये अनकॉमन होता है, लेकिन ये हाइपरथायरॉयडिज्म की क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप हाइपरथायरॉयडिज्म को कंप्लीट ट्रीट नहीं करते, ठीक है, T3 T4 बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हमने हाइपरथायरॉयडिज्म को कम्प्लीटली ट्रीट ना किया। अब अगर कोई बंदा इसको हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसको हो जाता है, स्ट्रेस से आ जाता है उसकी बॉडी में, या उसकी बीवी उससे नाराज़ हो जाती है, या कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई स्ट्रेस हो जाता है उसको, ठीक है, तो उसमें थायरॉइड स्टोम हो जाता है। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में है, एजिटेशन, डिलीरियम, फीवर, डायरिया, कोमा, ये सब हो सकता है इसमें, और इसमें हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाएंगे इसकी। हार्ट रेट की वजह से क्या हो जाता है, एरिथमिया हो सकता है, जिसको टेकी एरिथमियास कहते हैं। अभी इसमें आप लोगों ने इसको ट्रीट कैसे करना है,
अगर एकदम से थायराइड हार्मोन आपने ट्रीट बहुत ज़मानों से नहीं किया, एकदम से थायराइड बहुत ज़्यादा हो गया, तो 4 पीस से आपने इसको ट्रीट करना है। सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें प्रोपेनोलोल आता है, ठीक है। इसके अलावा आपने प्रोपोथायोरासिल इसको देना है, ये रहा। इसके अलावा आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने हैं, जिसमें प्रेडनिसोलोन आता है, और पोटाशियम आयोडाइड दे सकते हैं, लिगोल आयोडीन आयोडाइड लोड, इसमें T4 सिंथेसिस कम हो जाएगा। और वुल्फ चार्कोफ इफेक्ट, वुल्फ चार्कोफ इफेक्ट का मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें क्या होगा, आयोडीन की अगर एक्सेस हो जाए बॉडी में तो TSH कम बन जाएगा। जब TSH कम होगा तो हमारे पास क्या होगा, व्हाट वाज दैट, अच्छा, तो हमारे पास क्या होगा, एक स्टेट आती है, अभी आप देखें 1 मिनट। जब भी हमारी बॉडी में T3 और T4 को कम कर देता है, यानी कि हमारे पास आयोडीन का एक्सेस इतना ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो फीडबैक की वजह से T3 और T4 के अमल को रोक देता है। उसको क्या कहते हैं, वुल्फ चार्कोफ इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये एज अ ट्रीटमेंट, हम एज अ ट्रीटमेंट इसमें लिगोल आयोडीन दे देंगे, आयोडीन लोड ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वुल्फ चार्कोफ इफेक्ट की वजह से इसमें वापस हाइपर से हाइपोथायरिज्म हो जाएगी। अभी हमारे पास अभी अभी हमने बताया था कि हमने क्या करना है। इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी में बीटा ब्लॉकर्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्यों लिखे हैं, इसका मैं बताती हूँ। हम चाह रहे हैं कि T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट ना हो, ठीक है, ताकि जो हाइपरथायरिज्म है उससे बचा जाए। तो जब ये ना हो तो ये कौन कन्वर्ट करता है, 5D आयोडीनेज इसको कन्वर्ट करता है ना, 5D आयोडीनेज। तो हमें इस 5D आयोडीनेज को ब्लॉक करना है। इसको ब्लॉक कौन करता है, यही बीटा ब्लॉकर्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अभी अगर कोई बंदा है वो बहुत ज़्यादा भूखा है, आपने उसको खाना दे दिया, वो बहुत ज़्यादा खा लेगा, उसका पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसमें एक याद रखना है कि कोई बंदा है बहुत ज़्यादा भूखा है, ठीक है, उसमें आयोडीन की डिफिशियंसी है, आपने मज़ीद उसको खाना दिया, उसकी भूख ख़त्म हो गई, उसकी भूख ज़्यादा हो गई, तो थायराइड ग्लैंड में इसमें क्या होता है, आयोडीन डिफिशियंसी होती है। अगर आयोडीन डिफिशियंसी का पेशेंट है, आयोडीन को हम टी कर लेते हैं, ठीक है, हमने उसको आयोडीन दे दिया, हमने आयोडीन की कमी को रिप्लीट कर दिया, उसमें T3 और T4 बहुत ज़्यादा बन जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरथायरिज्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 मिनट में आपको अगेन समझाती हूँ, आपको सर समझ नहीं आएगा। ये जो जॉर्ज बेस्डोव फिनोमेना है, ये क्या है कि आपकी बॉडी में क्या था, T3 एंड T4, मतलब आयोडीन कम था, ठीक है, आयोडीन कम था। आप लोगों ने क्या किया, उसको बहुत ज़्यादा आयोडीन दिया। जब बहुत ज़्यादा आयोडीन दिया उसको, तो पहले आपकी बॉडी में खाना कम था, 1 सेकेंड, हमने इसकी आयोडीन को टी कर दिया, आपने थायराइड को रिप्लीट करवा दिया, ठीक है। T3 और T4 क्या बन जाएगा, ज़्यादा बन जाएगा। आपने किसी की बॉडी में आयोडीन कम था, आपने उसको आयोडीन दे दिया, तो एकदम से क्या हुआ, उसका T3 मतलब थायराइड के रिप्लीट हो गया और T3 T4 इंक्रीज हो गए। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, जॉर्ज बेस्डोव फिनोमेना, ठीक है। एक है जॉर्ज बेस्डोव फिनोमेना, एक है वॉल्श-चार्कोफ इफेक्ट, दोनों अपोजिट है। एक में आयोडीन ज़्यादा था,
ठीक है, उसकी वजह से T3 T4 एकदम से कम होना शुरू हो गया नेगेटिव फीडबैक की वजह से, तो उसको हम वॉल चाल को अफेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर आयोडीन कम है, आपने किसी तरह आयोडीन दे दिया पेशेंट को, तो थायराइड की रिप्लीशन हो जाएगी, ठीक है, रिप्लीट कर देगा वो इस चीज़ को। तो अगेन T3 T4 इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसमें को जॉर्ज बेस्डो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, फिनोमेना। आयोडीन हमने दिया है इसे पेशेंट को, ठीक है, ये हमने आईवी कंट्रास्ट दिया, आईवी कंट्रास्ट दिया आयोडीन का, या हमने अमाइडोरॉन दिया, ठीक है, पेशेंट को, तब ये हमारे पास ये फिनोमेना हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये दोनों, अमाइड्रोन और अमाइड्रोन असल में दिल की धड़कन को ठीक करती है, एंटी रिदमिक ड्रग है, ठीक है, ये पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करती है, ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल में फेज 1 को ब्लॉक करती है। अभी हमारे पास भी अमाइड्रोन का आपने याद रखना है, साइड इफेक्ट इसका हमेशा आता है, वो कौन सा है, ब्लू मेन सिंड्रोम, ठीक है, ये वैसे जहन में आके आप लोगों को बता दिया, ये हमेशा आता है। कॉजेज ऑफ गॉइटर आप लोगों ने देख लिया, कब कब होता है गॉइटर आपको। एक तो क्या है, ग्रेव्स डिजीज में हुआ, हशीमोटो आयोडीन डिफिशिएंसी में, और ये नोडुलर टॉक्सिक गॉइटर एडिनोमा एंड द थायराइड एडिनोमा, ये सब हो गया है, चलो ठीक है। थायराइड एडिनोमा और कॉजेज ऑफ गॉइटर ही हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझमें और पढ़ाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और अगर लास्ट में थोड़ा सा मुझसे वो हो गया हो, ये थकावट की वजह से शायद मैंने थोड़ा सा एनर्जेटिक ना हो या कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, तो इसके लिए मैं सॉरी करती हूँ और मुझे दीजिए इजाज़त। सो कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।